हर महीने आता है दर्द, लेकिन ये सिर्फ पीरियड पेन नहीं है। यह दर्द है हर उस फीमेल का जो प्रेगनेंसी की चाहत रखती है पर एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रही है। ऐसा नहीं, एंडोमेट्रियोसिस में नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती और न ही आईवीएफ कराना मैंडेटरी है, पर समय पर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा देर तक नॉर्मल या आईयूआई से प्रेगनेंसी की वेट करना अच्छे रिजल्ट नहीं देता। एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ कराने से सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ सकती है, इसीलिए टाइमली इंटरवेंशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो चलिए इस डिजीज़ के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारी वेल रिनाउंड गेस्ट डॉक्टर बीना बुक्तेश मैम के साथ। नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ डॉक्टर बीना बुक्तेश हैं, हु इज़ क्लिनिकल डायरेक्टर at Motherhood Hospital, Gurgaon and Silver Leaf Fertility Center. I welcome you to the show, ma'am. Thank you Pallavi. Thank you for inviting me to this podcast. मैम, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने इस एपिसोड में, एंडोमेट्रियोसिस। मैम, एंडोमेट्रियोसिस क्या है और एग्जैक्टली ये किस तरीके से हमारी फीमेल्स को अफेक्ट कर रहा है? देखो, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो यूट्रस की लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसकी डिजीज़ है। जनरली एंडोमेट्रियम जो होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग लिमिटेड होती है, इनर पार्ट होता है यूट्रस में। पर अगर ये यूट्रस की वॉल को पियर्स करके या उसकी वॉल में एक्सटेंड हो जाती है तो उस एंडोमेट्रियोसिस को हम एक तरह से एडिनोमायोसिस कहते हैं। और अगर वो उससे और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, ओवरीज तक भी चली जाती है, एक्सटर्नल एरिया में चली जाती है, बाहर की जगहों पे चली जाती है, ओवरी के पास, ओवरी के पीछे, ट्यूब्स पे, फेलोपियन ट्यूब्स पे, उसको हम एक्सटर्नल एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो इस डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन होता है और क्योंकि ये पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम है, जब जब भी पीरियड्स होते हैं इसमें से ब्लीडिंग होती है। तो अगर ये ओवरी में है तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, यूट्रस के आसपास कहीं है तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी। इस कारण से, इस इन्फ्लेमेशन के कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। दे आर इन एक्सट्रीम पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, और जब पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उनका पेन ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ उनको इंटरकोर्स करने में बहुत पेन होता है, ओवरऑल लोअर एब्डोमेन में बहुत हैवीनेस रहती है, और एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण लोगों को इनफर्टिलिटी भी होती है। मैम, एंडोमेट्रियोसिस के केसेस कितना कॉमन है आजकल? देखो, एंडोमेट्रियोसिस का 10% इंसिडेंस है। अगर 100 लोगों को एग्जामिन करें तो 10 लोगों को कम से कम एंडोमेट्रियोसिस मिलेगा। और मैम, इसके पीछे रीज़न क्या है? ये राइजिंग ट्रेंड ऐसा क्यों है मैम? देखो, एंडोमेट्रियोसिस की परसेंटेज बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल बहुत इरेगुलर है। लोगों को बाहर खाने का बहुत शौक़ है, बाहर खाया जाता है बहुत ज़्यादा, लेट नाइट्स होती हैं, स्ट्रेस लेवल है, ऑफिस में काम इस तरह से होता है कि वो रेस्ट नहीं कर पाते और एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, हेल्दी डाइट नहीं खा पाते, मेंटल लेवल उनका बैलेंस नहीं है। इस कारण से एबनॉर्मल ग्रोथ एंडोमेट्रियम का हो जाता है। ओके मैम, एंडोमेट्रियोसिस किस तरीके से रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स को अफेक्ट कर रहा है? देखिए, हमें समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी होती किससे। यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, एग्स जो ओवरीज में होते हैं, और स्पर्म, ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो प्रेगनेंसी करते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस हो गया, यूट्रस की लाइनिंग अफेक्ट हो गई, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, तो एम्ब्रियो इम्प्लांट होने में प्रॉब्लम होती। फेलोपियन ट्यूब्स के आसपास एंडोमेट्रियोसिस हो गया, जब वो सूखता है तो वो स्ट्रेच करता है और वो ट्यूब को किंक कर देता है, उसमें से एग पास नहीं हो सकती, एबनॉर्मल ट्यूब हो जाती हैं, ब्लॉक ट्यूब हो जाती हैं, तो एग वहाँ से पास नहीं हो सकता। ओवरीज को अफेक्ट करता है तो ओवरीज को एनगल्फ खाता जाता है ओवरी को, तो नॉर्मल ओवरी का पोर्शन बहुत कम बचता है। जो एग्स होते हैं वहाँ पे वो बहुत लिमिटेड रह जाते हैं, तो ओव्यूलेशन होने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये ब्लड की डिजीज़ है, एक तरह से डिजीज़ जो है उसमें ब्लीडिंग होती है, तो जो नॉर्मल एग्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी भी परसेंटेज कम हो जाती है, एबनॉर्मल एग होने की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो इस कारण से, क्योंकि एडहेशन वो चिपक जाता है, ट्यूब से इधर उधर चिपक जाती है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं होता, ओवरीज में बहुत कम एग होते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इस कारण से फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। तो मैम, क्या इसका मतलब ये रहा कि जो फीमेल एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रही हैं,
क्या वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होती है। ये नहीं कह सकते कि क्योंकि इसको एंडोमेट्रियोसिस है तो इनको नॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि ओव्यूलेशन हो सकता है ट्यूब अफेक्ट ना हो, परसेंटेज होती है, कितनी कौन सी स्टेज का एंडोमेट्रियम है उस पर भी डिपेंड करता है, एंडोमेट्रियोसिस है उस पर भी डिपेंड करता है। यूट्रस की लाइनिंग ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुई तो इम्प्लांटेशन भी, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी ना होने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैम अगर हमारे पास कोई फीमेल हु इज सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस और वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, तो मैम हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि उस फीमेल के लिए व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन? देखिए, हम लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन लेना पड़ता है। पहला, एज, पेशेंट की एज क्या है। पेशेंट की एज अगर ज़्यादा है तो वैसे भी नंबर ऑफ एग्स और एम्ब्रियोज कम बनेंगे, तो हमें एक तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए कि उसके हस्बैंड के स्पर्म कैसे हैं, अगर वो बहुत अच्छे नहीं हैं तो एंडोमेट्रियोसिस के कारण अगर एग क्वालिटी भी अच्छी नहीं हुई तो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। फेलोपियन ट्यूब्स अगर चिपक गई, इधर उधर चिपक गई तो एग को ट्रांसपोर्ट होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ओवरीज में रिजर्व कम हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब के चिपक जाने के कारण एग ट्रांसफर नहीं कर सकता, इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, इस कारण से होता है। मैम क्या आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि एंडोमेट्रियोसिस के किस तरीके से प्रोग्रेशन रहता है? क्या इसमें स्टेज वाइज कोई इज देयर सम स्टेजिंग और ट्रीटमेंट मोडालिटीज अकॉर्डिंग टू द स्टेजिंग, क्या इज देयर सम डिपेंडेंस? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस की 4 स्टेजेस मानी जाती है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। 1 एंड 2 माइल्ड फॉर्म होती है, 3 एंड 4 एक्सटेंसिव फॉर्म होती है, सीवियर फॉर्म होती है। लेकिन 1 एंड 2 मालूम ही नहीं पड़ती कि इसको स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि वो हमारे पास अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी करके आते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, दिखने में तो आता नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 1 स्टेज 2 बहुत माइल्ड होता है। माइल्ड का मतलब होता है कहीं कहीं एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स होते हैं और ओवरी में कोई ऐसी छोटी सी कोई सिस्ट हो सकती है, ओव्यूलेशन हो रहा होता है, ट्यूब पेटेंट होती है, एंडोमेट्रियम भी ठीक होती है, माइल्ड फॉर्म। जब बाय चांस किसी कारण से अगर लेप्रोस्कोपी करें तो हमको एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स दिखाई दे जाते हैं, बट अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखता। अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखते। और अगर सपोज करो सेकंड स्टेज में अगर है तो थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट कभी थोड़ा ओवरी का होगा, थोड़ा एडहेशन कहीं चिपकी होगी इधर उधर से, पर फिर भी ट्यूब पेटेंट होती है। तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में नॉर्मल ट्राई करने के लिए बोल सकते हैं। ओव्यूलेशन देख लिया, ओव्यूलेशन हो गया, स्पर्म नॉर्मल है, ठीक है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छी, तो वी कैन टेल देम आप नॉर्मल ट्राई करो, सक्सेस मिलती है। अगर सपोज थोड़ी एक्सटेंसिव फॉर्म है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हम आईयूआई भी कर सकते हैं। आईयूआई में हम ओव्यूलेशन देख लेते हैं, आज ओव्यूलेशन हो गया, हमने हस्बैंड का स्पर्म लिया, वॉश किया और डाल दिया, तो उसमें भी सक्सेस रेट बढ़ जाती है। लेकिन हमको ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका एक रीज़न है। एंडोमेट्रियोसिस का कैरेक्टर होता है, अगर ये ओवरीज में हो गया तो ये एक तो दोनों ओवरी को अफेक्ट करता है, दूसरा ये एक्सटेंसिव होता है, ये बढ़ता है। आज अगर उसकी सिस्ट 2 सेंटीमीटर है तो आप देखोगे 3-4 महीने में वो 4 सेंटीमीटर हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो जब ये सिस्ट बढ़ने लगती है तो नॉर्मल ओवरी को अपने अंदर लेती जाती है, मतलब एनगल्फ करती जाती है। तो जो नॉर्मल फॉलिकल दिखाई देते हैं उनका नंबर कम हो जाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस। अब हम अगर एंडोमेट्रियोसिस को लेके बैठ जाएं कि हम तो नॉर्मल ट्राई करेंगे, हम तो आईयूआई करेंगे, और पता लगा सिस्ट इतनी बढ़ गई कि नॉर्मल फॉलिकल बचे ही नहीं, तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। तो माइल्ड फॉर्म में आप इनिशियल स्टेजेस में नॉर्मल या आईयूआई ट्राई कर सकते हो, बट थोड़ा भी अगर आपको लगे कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमने मेथड ट्राई कर लिया, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, वो बढ़ रही है, तो हमें इमीडिएटली आईवीएफ पे स्विच करना चाहिए। उससे हमें नॉर्मल ओवरीज के एग्स मिलेंगे, ट्यूब्स की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर वो ब्लॉक भी है या चिपकी हुई है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है एंडोमेट्रियम में अभी अच्छा हो, उसमें इतना ज़्यादा चेंजेस ना आए हों, तो हमें प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू मिलने की बहुत अच्छी परसेंटेज होती है। सक्सेस रेट विथ आईवीएफ इज़ मच हायर, काफ़ी हाई परसेंटेज मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आईयूआई एंड नॉर्मल फॉर्म। तो हमें जज करके स्टेजिंग देख के, क्योंकि जो एंडोमेट्रियोसिस की स्टेज 3 एंड स्टेज 4 होती है वो बहुत एक्सटेंसिव होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस, बड़ी बड़ी सिस्ट होती हैं, चिपक जाती हैं, ओवरी की पोजीशन चिपक जाती है, पेशेंट को बहुत पेन होता है। पाउच ऑफ डगलस में केवल ओवरीज चिपकी हुई नज़र आती हैं, कभी कभी तो फ्रीज भी हो जाता है ब्लड के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण, दिखता भी नहीं है कि कहाँ पे ट्यूब है, कहाँ ओवरी है, वो एनगल्फ करके एक मास सा बना देती है स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में। ऐसे केसेस में तो हमें एग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये
ऑलवेज एडवाइज, अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और आपको पता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 1 और 2 है, मान लीजिए कहीं छोटी सिस्ट दिख गई, कहीं पे थोड़ा स्पॉट्स वगैरह हैं, बड़े एडहेशंस हैं, दिख गया, आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि ये एडहेशन हो सकते हैं, यू मस्ट गो फॉर IVF इफ़ यू वांट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर आप चाहते हैं तो आपको IVF कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा चाहिए IVF में सक्सेस के लिए, नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा चाहिए। और वैसे भी IVF करते हैं तो जब नॉर्मल एग्स हम निकालते हैं और उसको स्पर्म से फर्टिलाइज कराते हैं, सक्सेस रेट विल बी बेटर। वही अगर हम एडवांस स्टेज में करेंगे तो एग क्वालिटी, बिकॉज एग्स एंड फॉलिकल्स लाइंग इन द पूल ऑफ ब्लड, तो उनकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, उनकी वॉल थिक हो जाती है, उसमें एग स्पर्म पेयर्स नहीं कर सकता। बहुत सारे रीज़न होते हैं कि प्रेगनेंसी होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इससे पहले कि आपकी स्टेज 3 और 4 बन जाए, बेटर यूज़ योर एम्ब्रियो एग्स फॉर IVF। वो ज़्यादा अच्छा मेथड है। आप IVF करा के अपने एम्ब्रियोस एटलीस्ट सेव कर लीजिए, एंड देन यू कैन गो फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट। मैम, व्हाट आर द इंडिकेशंस व्हेन वी प्लान फॉर लेप्रोस्कोपी? किस कंडीशन में हम पेशेंट को प्रेगनेंसी प्लान के लिए हम उसे लेप्रोस्कोपी के लिए बोलेंगे रादर देन गोइंग फॉर IVF फर्स्ट? देखिए, एज अ रूल IVF इज a better choice than लेप्रोस्कोपी, एज अ रूल। वाई? क्योंकि लेप्रोस्कोपी करके हम क्या कर सकते हैं? कहीं एडेशन हुआ उसको ठीक कर देंगे, दोबारा एडेशन हो सकता है। सिस्ट को अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल फॉलिकल्स भी चले जाएंगे। आप देखोगे आपका AMH अच्छा था, लेप्रोस्कोपी करा के आपका AMH डाउन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो नॉर्मल फॉलिकल थे वो भी साथ में लेप्रोस्कोपी करने के टाइम पे निकाल लिया गया, तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स कम हो गया। तो हमें बेनिफिट क्या हुआ? लेप्रोस्कोपी करने का क्या बेनिफिट? नंबर ऑफ एग्स कम हो गए, तो डिसएडवांटेज है। और अगर हमको सपोज ट्यूब्स ब्लॉक मिली या किंग्ड मिली, एग कैरी नहीं करेगा, तो लेप्रोस्कोपी करने के बाद भी IVF कराना पड़ता है। तो व्हाई नॉट गो फॉर एन IVF इन अ फर्स्ट इंस्टेंस? क्यों नहीं आप पहले IVF करा सकते हो? अगर पहले IVF करा सकते हो, आपका लेप्रोस्कोपी रुक भी सकता है, हो सकता है ज़रूरत ना भी पड़े। आप अपने एम्ब्रियो सेव कर लीजिए, मेडिसिन ट्रीटमेंट करिए। मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसे लेप्रोस्कोपी अवॉइड कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट से थोड़े एंडोमेट्रियोसिस सबसाइड हो जाएंगे। आप इम्प्लांट कर लीजिए। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो एंडोमेट्रियोसिस ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा। तो हो सकता है आपको लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन हाँ, किसी किसी कंडीशन में लेप्रोस्कोपी IVF से पहले कराना ज़रूरी होता है। वो क्या कंडीशन है? पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है, इतना पेन है कि वो IVF तो करना दूर है, उसको डेली लाइफ में भी इतना ज़बरदस्त पेन है, इंटरकोर्स में बहुत सीवियर उसको पेन होता है। दे कैनॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्ट। नॉर्मल प्रेगनेंसी कहाँ से करेंगे? तो ये इंडिकेशन होता है। तीसरा क्या है कि पेशेंट IVF कराना चाहता है कि आप मेरा IVF कर दे, लेकिन ओवरीज की पोजीशनिंग ऐसी है कि वो हमको एक्सेस में ही नहीं आ रही। अगर हम IVF करने के लिए नीडल डालेंगे तो हमें मिलेगी नहीं, या इतनी दूर होगी कि दी कांट प्ले डेंजर विद दैट पेशेंट। हम ये नहीं चाहते कि कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाए तो हम डाल नहीं सकते उसमें। तो उस कंडीशन में जबकि ओवरीज एक्सेसिबल ना हो, या उस कंडीशन में जब पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस कंडीशन में जब बड़े बड़े एंडोमेट्रियोमास हो, अगर बड़ा एंडोमेट्रियोमा हो और हमने उसको स्टिमुलेट किया IVF में, तो और बड़ा हो जाएगा और वो ट्विस्ट करने का डर है, तो एज एन इमरजेंसी पेशेंट आ जाएगा। उन कंडीशन में हमको पहले लेप्रोस्कोपी करनी पड़ती है। लेकिन लेप्रोस्कोपी भी एक एक्सपर्ट हैंड में होना चाहिए, जिससे कि जितना ज़्यादा ओवेरियन टिश्यू छोड़ सकें वो छोड़ दें, खाली एंडोमेट्रियोसिस को ही ड्रेन करें। इन सब कंडीशन में हमको एंडोमेट्रियोसिस में पहले लेप्रोस्कोपी करनी पड़ती है। लेकिन 90% ऑफ केसेस में एंडोमेट्रियोसिस में अगर आपको IVF ट्रीटमेंट कराना है तो देयर इज़ नो नीड फॉर लेप्रोस्कोपी। आप पहले IVF कराइए, एग्स को सिक्योर करिए, एम्ब्रियो बनाइए, रख लीजिए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप लेप्रोस्कोपी करिए, नहीं तो सिंपली एम्ब्रियो इम्प्लांट कर दीजिए। हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, आपका एंडोमेट्रियोसिस ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा। मैम, लेप्रोस्कोपी के थ्रू एंडोमेट्रियोसिस, लाइक लेप्रोस्कोपी में जो एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी किया जाता है उसके थ्रू क्या किया जाता है? एंडोमेट्रियोसिस को कैसे डिक्रीज किया जाता है?
डीबल्किंग जनरली कहते हैं कि पूरा का पूरा एंडोमेट्रियोमास ऐसा सच नहीं निकालना चाहिए, और निकाल भी नहीं सकते क्योंकि चिपका होता है इधर उधर से। तो ओपन कर करके उसको ड्रेन करते हैं और उसके एजेस को सील कर देते हैं जिससे कि दोबारा ना मिले। यही बेस्ट सर्जरी होती है अगर आपको लेप्रोस्कोपी के थ्रू करना है। जितने मैक्सिमम एडेशंस को एडिशनलाइसिस कर सकते हो, ट्यूब को फ्री कर सकते हो, वो कर सकते हैं। एक्सटर्नल एंडोमेट्रियोसिस है उसको कॉटरी जगह जगह पे जहाँ स्पॉट्स होते हैं वहाँ रिमूव पे कर देंगे। कॉटराइज कर सकते हैं सो दैट एक्टिव डिजीज ना रहे। यही लेप्रोस्कोप में कर सकते हैं। बट बी केयरफुल, पहले लेप्रोस्कोपी करा के अगर आप आईवीएफ कराने के लिए आते हो तो नंबर ऑफ एग्स एंड क्वालिटी हमें कम मिलेगी, जो कि डिजायरेबल नहीं है टू हैव ए गुड प्रेगनेंसीज। मैम क्या लेप्रोस्कोपी के बाद फिर से ये डिजीज रीअकर होने के चांसेस हाँ रहते जी हैं? बिल्कुल, अगर लेप्रोस्कोपी करा ली और हमने 6 महीने छोड़ दिया तो फिर से आप बहुत सारे केसेस हम देखते हैं जहाँ के एंडोमेट्रियोमा ड्रेन्ड है और 6 महीने बाद फिर से उतने बड़े बड़े एंडोमेट्रियोसिस है, क्योंकि डिजीज तो नहीं खत्म हुई ना। आपने एंड रिजल्ट को, जो एंड प्रोडक्ट है कि एंडोमेट्रियोमा बन गया या आपको सिस्ट मिल गया एंडोमेट्रियोटिक, आपने उसको ड्रेन कर ली, बट डिजीज तो नहीं ठीक हुई ना अभी तक। डिजीज ठीक होती है अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो 9 मंथ्स तक ब्लीडिंग नहीं होती, पीरियड्स नहीं आते, तो एंडोमेट्रियोसिस सबसाइड होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। मैम एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी लगने में आपने बताया कि ट्यूब्स चिपक सकती हैं, ये सारे रीजंस रह सकते हैं। मैम क्वालिटी वाइज अगर हम पूछे, क्या फीमेल्स के एग की क्वालिटी भी डाउनग्रेड रह जाती है? क्वालिटी एंडोमेट्रियोसिस में खराब हो जाती है। उसकी रीजन है क्योंकि दिस इज एन इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, ब्लड पूल ऑफ ब्लड में एग्स लाई करते हैं, सिस्ट होती हैं, तो वो उसकी जो लाइनिंग ऊपर की जो शेल है एग का वो थिक हो जाता है, उसमें नॉर्मली एग स्पर्म पेयर्स नहीं कर सकता, तो एक सी करनी पड़ती है। एग निकाला, अच्छा स्पर्म ढूंढा आईवीएफ के थ्रू और उसको इंसर्ट कराया करके हम फर्टिलिटी को प्रोक्योर कर सकते हैं, हमको फर्टिलिटी मिल सकती है। लेकिन क्वालिटी डेफिनेटली, इसीलिए हम एंडोमेट्रियोसिस के केस में आईवीएफ, सिंपल आईवीएफ नहीं करते, इक्सी करते हैं, क्योंकि हमको अच्छा स्पर्म ढूंढ करके एग में डालना पड़ता है, तब वो फर्टिलाइज होता है। मैम रिगार्डिंग द प्रोसेस इफ वी टॉक कि आईवीएफ का स्टिमुलेशन हमने स्टार्ट किया, व्हेन वी डू द एग पिकअप प्रोसेस, मैम क्या इसमें कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल रहता है, क्या प्रिकॉशंस रहती हैं एक्स्ट्रा या हाँ कोई जी रिस्क रहता बिल्कुल, है मैम? अभी भी एंडोमेट्रियोसिस का पिकअप करना हो तो बहुत केयरफुली करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि एंडोमेट्रियोमा पियर्स ना हो, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को इंटैक्ट रख के हमें प्रोसेस करना चाहिए। इसका रीज़न है, अगर पंक्चर हो गई तो उसमें से ब्लड निकलेगा, चॉकलेट फ्लूइड निकलेगा जो एंडोमेट्रियोसिस में होता है, उससे एडेशंस और बढ़ेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस हैं, ओवरी ट्विस्ट भी हो सकती है और इन्फेक्शन के कारण में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आगे जा कर के बड़ी सर्जरी भी करनी पड़े। तो कोशिश करना चाहिए कि एंडोमेट्रियोमा को हम पियर्स ना करें। दूसरी चीज़, जब हम एग कलेक्शन करते हैं आईवीएफ में तो पहले नॉर्मल ओवरी को टच करना चाहिए। अगर एक ही तरफ एंडोमेट्रियोमा है तो नॉर्मल ओवरी को टच करना चाहिए, नॉर्मल ओवरी से नॉर्मल एग्स निकाल लेने चाहिए, उसके बाद एंडोमेट्रियोटिक साइड पे आना चाहिए। पर अगर दोनों साइड एंडोमेट्रियोमा है तो आप किसी भी ओवरी में जिसमें ज़्यादा फॉलिकल एक्सेस कर सको विदाउट पियर्सिंग एंडोमेट्रियोमा, वहाँ से सक करना चाहिए। और एम्ब्रियोलॉजिस्ट को भी ध्यान रखना चाहिए कि उन एग्स को अच्छे से वॉश करे, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन प्रोसेस के अंदर वो रहता है, ब्लड में रहता है, तो उसके फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। पर इन्हीं एग्स को अगर अच्छे से वॉश कर लिया जाए तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टेक्निक वाइज केयरफुली करना चाहिए। कोशिश करनी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लार्ज बिग ओवरी ट्विस्ट भी हो सकती है, इसलिए बहुत बड़ा अगर एंडोमेट्रियोमा है तो कोशिश नहीं करनी चाहिए पहले आईवीएफ करने की, पहले लेप्रोस्कोपी ही कराई जाएगी। अगर बड़ा एंडोमेट्रियोमा है तो लेप्रोस्कोपी ही करानी चाहिए और केयरफुली करना चाहिए। इन्फेक्शन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अच्छी एंटीबायोटिक देनी चाहिए, मेट्रोजिल वगैरह भी दे सकते हो, हर तरह के ऑर्गेनिज्म को कवर करना चाहिए, फॉलोअप में पेशेंट को बुलाना चाहिए। इस तरह से आप एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ पहले बाद में लेप्रोस्कोपी कर सकते हो। मैम प्रोसीजर के बाद क्या पेशेंट को कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशन या वी एक्सपेक्ट कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आफ्टर द प्रोसीजर? जैसे हम आफ्टर द प्रोसीजर वी कॉल द पेशेंट फॉर फॉलोअप, क्या हमें इनको ज़्यादा फॉलोअप में रखना पड़ता है इन पेशेंट्स को? ऐसे ज़्यादा फॉलोअप में तो नहीं रखना पड़ता, पर हाँ हमें बहुत अच्छी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए मेट्रोजिल वगैरह भी देनी पड़ सकती है। पेन किलर्स अच्छे से देना चाहिए, क्योंकि पहले ही वो बेचारे पेन से सफ़र कर रहे हैं, और अगर पंक्चर का पेन हुआ तो पेन किलर भी अच्छे से देने चाहिए। और पिकअप कर लेने के बाद में हम उनको प्रोजेस्टेरॉन पे डाल सकते हैं, जिससे कि जो उनका एक्टिव प्रोसेस है
एंडोमेट्रियोसिस का वो थोड़ा सबसाइड हो जाए और प्रोजेस्टेरॉन से वो सेटल हो जाए। अच्छी एनाल्जेसिक्स, रात को सिडेटिव भी दे सकते हैं कि वो कंफर्ट में रहे पेशेंट। इन सब एक्स्ट्रा मेडिसिन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से पहले 1 या 2 महीने का गैप लेना चाहिए। इस दौरान एक हम इंजेक्शंस आते हैं जो हम लगाते हैं जिससे कि एंडोमेट्रियोसिस की एक्टिव फॉर्म सबसाइड हो जाती है और वो बैलेंस हो जाते हैं, तब हमको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए। अगर हम एक्टिव फेज़ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैम, जैसे आपने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है बिकॉज ऑफ द डिजीज़ एंड इन्फ्लेमेशन। मैम, अगर हम यूट्रस की बात करें, प्रेगनेंसी को रिसेप्ट करने की जो उसकी क्षमता है, क्या उसमें भी डिक्रीज रहता है, वो भी कम रहती क्योंकि है? देखिए ये डिजीज़ ही एंडोमेट्रियम की है, तो इन्फ्लेमेशन तो एंडोमेट्रियम में होगा ही होगा, तो इम्प्लांटेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो हम अगर अच्छा कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक दे के और उनको थोड़ा टाइम के लिए प्रोजेस्टेरॉन वगैरह पे डाल के, या एक डेकापेप्टिल होता है, ल्यूप्राइड होता है, जिसको हम इंजेक्शन को लगा के मंथ में 1 बार लगाना पड़ता है, एंडोमेट्रियोसिस को सबसाइड करें तो हमारे को रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मैम, प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाने के लिए एग की क्वालिटी भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी भी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, तो क्या एक्स्ट्रा हम इसमें चांसेस को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं मैम इन देखिए, पेशेंट्स में? टू स्टार्ट विथ सबसे पहले लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है। स्ट्रेस से बढ़ता है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, पर इतनी भी एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं तो कि ओवरी ट्विस्ट हो जाए। मॉडरेट योगा कर सकते हैं, मॉडरेट एक्सरसाइज, स्ट्रेस को कम, स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए, खाना अच्छे से, फूड अच्छे से खाना चाहिए, और ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और टाइम टू टाइम मेडिकेशन भी लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है प्रोजेस्टेरॉन या कोई भी मेडिसिन, तो वो टाइम टू टाइम लेना चाहिए। तो इससे थोड़ी सी एग क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। और इससे पहले कि डिजीज़ एक्स्ट्रा बढ़ जाए और ज़्यादा बढ़ जाए, इट इज़ बेटर कि आईवीएफ करके एटलीस्ट जो नॉर्मल फॉलिकल्स हैं वो ड्रेन करके नॉर्मल एग्स को हम स्टोर कर लें अपने पास। मैम, रिगार्डिंग लाइफस्टाइल यू हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट, तो मैम क्या स्पेशल ऐसा कोई डाइट भी रहता है ऐसे पेशेंट्स में? हाँ जी, एंडोमेट्रियोसिस में ऐसी डाइट दी जाती है जिसमें इन्फ्लेमेशन थोड़ा सबसाइडेड रहे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं, और बहुत अच्छा से अगर पूछना है तो डाइटिशियन कैन टेल यू कि एंडोमेट्रियोसिस में हम किस तरह की डाइट खाएं। तो आप डाइटिशियन से भी एक एडवाइस ले सकते हो कि एंडोमेट्रियोसिस है, हम किस तरह की डाइट खाएं कि हमारे रिजल्ट अच्छा है। और आपके पास टाइम भी होता है, मान लो आपने एक कलेक्शन कर लिया, इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ नहीं डाल सकते, क्योंकि कोशिश रहती है कि एक्टिव फेज एंडोमेट्रियोसिस का सबसाइड हो जाए उसके बाद डालें। तो हो सकता है 1 या 2 महीने लग जाएं इम्प्लांट करने के लिए, तब तक आप अपनी डाइट इंप्रूव करिए, वर्कआउट कर लीजिए, योगा कर लीजिए, जिससे आपका इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाए। स्टे ट्यून टिल द एंड फॉर द पॉडकास्ट। मैम के थ्रू ऐसे की पॉइंट्स लेने के लिए जिससे आपको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जानने को मिलेगा। मैम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर द आईवीएफ प्रोसीजर, बिफोर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियोज, सक्सेस को इंक्रीज करने के लिए इन दीज स्पेशल पेशेंट, इन दीज स्पेसिफिक पेशेंट्स, व्हाट ऑल वी कैन डू? देखिए, सबसे पहले तो एंडोमेट्रियोसिस में फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। यू मस्ट ट्राई टू फ्रीज ऑल एम्ब्रियोज, क्योंकि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने में 2 डिसएडवांटेज, एक तो हार्मोनल लेवल हाई रहता है, दूसरा एक्टिव स्टेज होती है, तो इसमें सक्सेस रेट थोड़ी कम मिलती है। अगर हम सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लें और उसको एंडोमेट्रियोसिस को सबसाइड करके डालें तो हमें ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिल सकता है। दूसरा, हम बेस्ट एम्ब्रियो सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 5 एम्ब्रियोज मिले, तो हम उसमें से बेस्ट 2 निकाल करके इम्प्लांट करते हैं, जिससे कि हमको अच्छे सक्सेस मिल सकती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग का बहुत ध्यान अच्छे से रखना चाहिए कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग में एप्रोप्रिएट हो, तभी हम उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें। और कभी कभी हमको GnRH अगोनिस्ट का भी इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जो मंथ में 1 बार लगता है, जिससे एंडोमेट्रियोसिस की एक्टिव फॉर्म सबसाइड हो सकती है। तब हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए, तो हमें बेटर सक्सेस मिलेगी। ओके मैम, एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में आफ्टर द एग पिकअप प्रोसीजर क्या कॉम्प्लिकेशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हम एग कलेक्शन के टाइम पे नीडल को एंडोमेट्रियमा में डाल देते हैं या एंडोमेट्रियम सिस्ट को पंक्चर कर देते हैं, तो वहाँ से एंडोमेट्रिक फ्लूइड लीक करता है और वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छे से एंटीबायोटिक देनी चाहिए। पहले तो प्रिवेंट करना चाहिए कि हम एंडोमेट्रियमा को टच ही ना करें, उसके आसपास के एग को कलेक्शन कर लें, लेकिन एंडोमेट्रियमा को पंक्चर ना करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है।
बहुत अच्छे से एंटीबायोटिक देनी चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए दे सकते हो क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन होता है इसमें और इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें अच्छे से एंटीबायोटिक इसमें हमको देनी चाहिए जिससे कि वो इनका कवर हो जाए। अगर हम एंडोमेट्रियोमा के थ्रू जाने के अलावा हम एग कलेक्शन नहीं कर पाते, अगर हमारे फॉलिकल दूर हैं तो हम एब्डोमिनल ट्राई कर सकते हैं या हम उन फॉलिकल्स को फॉर द टाइमिंग छोड़ सकते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियोमा बड़े एंडोमेट्रियम को पियर्स करके जाने में खतरा रहता है। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है और पेशेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की कंडीशन है तो पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट ले लो। हो सके तो 1 वीक के बाद उनको बुला भी लेंगे, उसको कंफर्ट करने के लिए अच्छा एनाल्जेसिक्स भी हमें देना चाहिए और डालना तब चाहिए एम्ब्रियो जब हमें लगे कि हाँ प्रोसेस सबसाइड हो गया है, एक्टिव प्रोसेस अब नहीं रहा, तभी हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए। ठीक है मैम, क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे की पॉइंट्स देना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी एंड एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में किस तरीके से सक्सेस को बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट किया जाए? देखिए, किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो गया इसका मतलब ये नहीं दैट इज़ द एंड ऑफ द थिंग, ऐसा नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट नॉर्मली भी कंसीव करते हैं, वो नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं, बट अगर नॉर्मल नहीं हुआ देन दे कैन रीच टू देयर डॉक्टर्स। और एंडोमेट्रियोसिस में जब माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस होता है तो नेचुरल ओव्यूलेशन इंडक्शन के बाद नेचुरल ट्राई करना भी पॉसिबल है, सक्सेस मिल सकती है। IUI भी कर सकते हैं अगर माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, जो हमारे पास जनरली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी करके आते हैं, हम उनको नॉर्मल ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं या IUI भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप एंडोमेट्रियोसिस में नॉर्मल और IUI का बहुत ज़्यादा समय उसमें आप वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक तो ऐसी डिजीज़ है जो रिकर होती है, एक बार ठीक भी हो गई, लेप्रोस्कोपी करा लिया, ठीक हो गई, दोबारा हो सकती है। दूसरा, ये बायलैटरल होती है, अगर एक तरफ एंडोमेट्रियोसिस हो दूसरी तरफ एंडोमेट्रियोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरा, इसकी सिस्ट के इंक्रीज़ भी होता है और अगर ये इंक्रीज़ होता है तो नॉर्मल एग्स को अपने अंदर ले लेता है, तो हमें फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत कम एग मिलते हैं। फोर्थ, अगर हम IVF कर रहे हैं तो हमें ICSI करना चाहिए, IVF नहीं करना चाहिए क्योंकि IVF में फर्टिलाइजेशन रेट कम हो जाता है। और जब हमें एम्ब्रियोज मिले हमें उसको स्टोर करना चाहिए और 1 या 2 महीने वेट करना चाहिए ट्रांसफ़र करने से पहले, तब तक हम इस तरह का मेडिसिन दें, प्रोजेस्टेरॉन दें या GnRH एगोनिस्ट दें जिससे कि उनका एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। गुड सिलेक्शन, गुड एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन, टाइमली इंसर्शन, not touching the endometrioma while doing a IVF procedure, and preventing the twisting and operating first large endometriomas where the access is not possible, and keeping a hope to have a good success rate. We wish everyone a good success and have a wonderful baby ahead. So congratulations once you have this pregnancy successful, and best wishes, my best wishes are with you. तो इन थोड़ी थोड़ी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे को चाहे वो IUI से हो, नॉर्मल हो या IVF ICSI से हो, सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू मैम फॉर सच एन एनलाइटनिंग सेशन। और हमारे इतने सारे कपल्स और फीमेल्स जो आज का हमारा एपिसोड देख रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको डिसीजन लेने के लिए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। थैंक यू पल्लवी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।